गाड़ी से उतरने वाली खातून के चेहरे पर मौजूद दुख और हैरत ने फिजा को साकित कर दिया था। इसकी नज़रें आर्यन की उंगली में मौजूद इस पुरानी अंगूठी पर जिमी थीं जिसे बाबा साईं ने इसे सौंपा था। ये अंगूठी, ये तो सिर्फ मेरे भाई के पास होनी चाहिए थी, इसने दबी आवाज में कहा। आर्यन ने जोया को अपने पीछे छुपाया, इसकी आंखों में अब भी दिफाई अंदाज था। आप कौन हैं? और आप मेरे दादा की निशानी के बारे में कैसे जानती हैं? आर्यन का लहजा मोहतात था। खातून ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और करीब आई। मेरा नाम बेगम सुरैया है। मैं तुम्हारे वालिद की बड़ी बहन हूँ। आर्यन के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे कभी नहीं बताया गया था कि इसकी कोई फूफी भी है। सुरैया ने बताया कि बरसों पहले इसे खानदान से सिर्फ इसलिए बेदखल कर दिया गया था क्योंकि इसने मोहब्बत की शादी की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन अब कर रहा था। बाबा साईं दरअसल सुरैया का वफादार मुलाजिम था जो बरसों से इस सरहद पर पहरा दे रहा था। सुरैया ने उन्हें अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। तुम दोनों यहाँ महफूज नहीं हो, मेरे भाई के हाथ बहुत लंबे हैं। गाड़ी खामोशी से शहर की तरफ बढ़ने लगी। जोया, जो अब तक सदमे में थी, सुरैया की नरमी देखकर थोड़ा पुरसुकून हुई। सुरैया का घर एक कलानुमा हवेली थी जहां कदम कदम पर गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन ये गार्ड्स आर्यन के वालिद के नहीं बल्कि इसकी फूफी के वफादार थे। हवेली पहुंचकर सुरैया ने जोया को एक आरामदेह कमरे में मुंतकिल किया और उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम किया। सुरैया ने जोया का हाथ थाम कर कहा, बेटी, मैंने वो सब झेला है जो तुम आज झेल रही हो, लेकिन याद रखना, मोहब्बत बुज़दिलों का काम नहीं है। जोया की आंखों में पहली बार ये एहसास जागा कि वो इस लड़ाई में तन्हा नहीं है। आर्यन बाहर बरामदे में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था जहां बादल अब छुट रहे थे। सुरैया आर्यन के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे वालिद तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेंगे आर्यन, क्योंकि तुम्हारी बगावत उन्हें उनकी अपनी नाकामी की याद दिलाती है। आर्यन ने मुट्ठियां भींच ले। मुझे मुआफ़ी नहीं चाहिए फूफी जान, मुझे सिर्फ जोया के लिए एक पुरअमन जिंदगी चाहिए। सुरैया ने मुस्कुराकर इसे वो अंगूठी वापस की। ये अंगूठी सिर्फ एक जेवर नहीं, इसमें तुम्हारे खानदान की जायदाद का वो हिस्सा छुपा है जो तुम्हारे दादा ने मेरे नाम किया था। उधर सरहद के दूसरी पार आर्यन के वालिद मलिक सिकंदर गुस्से से पागल हो रहे थे। मुराद ने झककर इत्तला दी कि वो गार के रास्ते निकल गए हैं। सिकंदर ने मेज पर मुक्का मारा। वो सुरैया के पास गया होगा। वो औरत हमेशा से मेरी दुश्मन रही है। इसने फ़ोन उठाया और एक ऐसे शख्स को कॉल की जो कानून और जुर्म के दरमियान की सरहद पर काम करता था। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, जिंदा आ मुर्दा, लेकिन वो लड़की जिंदा नहीं रहनी चाहिए। हवेली के बाग में आर्यन और जोया एक साथ बैठे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और नारंगी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। आर्यन, क्या हमें यहाँ से भी भागना पड़ेगा? जोया ने धीरे से पूछा। आर्यन ने इसका हाथ चूमा। नहीं जोया, अब भागने का वक्त खत्म हुआ। अब हम अपनी जगह बनाएंगे। फूफी जान हमारे साथ हैं, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में अब भी ये खौफ था कि ये सुकून तूफान से पहले की खामोशी है। रात गए सुरैया के फ़ोन पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ मुख सिकंदर था। सुरैया, मेरा खून मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हारी हवेली को कब्रिस्तान बना दूंगा। सुरैया ने सर्द लहजे में जवाब दिया। भाईजान, अपने 25 साल पहले अपनी बहन खोई थी, आज अपना बेटा खो देंगे। आर्यन अब मेरे पास है और मैं इसे आपकी नफरत की भींत नहीं चढ़ने दूंगी। इसने फ़ोन काट दिया, लेकिन इसके चेहरे पर फिक्र के बादल छा गए। आधी रात के वक्त हवेली के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आईं। आर्यन की मुख खिल गई। इसने खिड़की से बाहर झांका। दूर सड़क पर कई गाड़ियों की रोशनियां हवेली की तरफ बढ़ रही थीं। ये मुराद नहीं था बल्कि मुख सिकंदर के खास शूटर्स थे। सुरैया ने फौरन सायरन बजवाया और अपने गार्ड्स को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। आर्यन, जोया को लेकर पिछले तहखाने में जाओ, इसने चिल्लाकर कहा। हवेली के मरकजी गेट पर एक जोरदार धमाका हुआ और गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगे। आर्यन ने दीवार से लटकी एक बंदूक उठाई। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि इंतकाम था। जोया, अंदर रहो, वो बाहर की तरफ लपका। जैसे ही वो हाल में पहुंचा, सामने से मुख सिकंदर खुद दाखिल हुआ। इसके हाथ में पिस्तौल था और चेहरे पर सफा की। आर्यन, पीछे हट जाओ, आज इस कहानी का आखिरी फैसला होगा। क्या आर्यन अपने बाप पर गोली चला पाएगा?